हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्क क्या होता है, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, कि साइंस किस काम को वर्क के अंदर काउंट करती है। कैसे? जैसे हम रियल लाइफ में स्टडी करते हैं, टॉक करते हैं, सिंगिंग, रीडिंग, जंपिंग, राइटिंग, ये सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम किए हमने, लेकिन साइंस इन सबको काम नहीं मानती है। ये सारे काम करते हैं, हमारा टाइम कंज्यूम होता है, हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, और हम क्या बोलते हैं, हमने तो बहुत काम किया। जैसे स्टडी कर ली, या हम तो 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, हमने इतना सारा काम कर लिया। रीडिंग, जंपिंग, इन सबको हम क्या करते हैं, काम काउंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, लेकिन साइंस इन सबको काम काउंट नहीं करती। यानी कि साइंस के हिसाब से ये जितने भी काम हमने किए हैं ये वर्क डन नहीं कहलाते। साइंस फिर किसको वर्क डन कहती है? साइंस वर्क डन कहती है मूविंग ए चेयर। एक चेयर रखी है और मैंने उसको मूव किया, तो साइंस इस वाले काम को क्या बोलती है? हाँ, तुमने वर्क किया है, वर्क इज डन बाय यू। सेकंड, प्लेसिंग अ पेबल ऑन द टेबल। मैंने एक पेबल उठाया और उसको टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया, तो साइंस इसको भी वर्क में काउंट करती है। गर्ल पुल्स अ ट्रॉली। एक ट्रॉली को गर्ल क्या कर रही है? पुल कर रही है। फोर्थ वन इज लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। एक बुक रखी हुई है और उस बुक को मैंने एक हाइट से क्या किया है? उठाया है। चारों एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइंस इन सबको वर्क डन कहती है, कि आपके द्वारा कोई काम किया गया है। क्यों इन सबको वर्क में काउंट क्यों नहीं किया, और इन सबको साइंस ने वर्क में काउंट क्यों किया है? इसके 2 कंडीशन है। क्या? अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो वर्क डन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? एक फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? उसका होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। यानी कि 2 कंडीशन है यहाँ पे। क्या? कि हम ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरा व्हाइट बोर्ड ही एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे क्या कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, यानी कि जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था उससे दूसरी पोजीशन पे, उस पोजीशन से उसका मूव होना जरूरी है, तो क्या कहलाएगा? वर्क डन। अब जैसे मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ, है ना, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये वॉल क्या है? अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो, मैंने फोर्स तो अप्लाई कर दिया लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो मैंने जितनी भी एनर्जी इस वॉल को पुश करने में लगाई वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि साइंस तो इसको वर्क ही नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि वॉल का तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, ये दीवार यहाँ पे, तो दीवार यही रहेगी, दीवार तो मूव ही नहीं हुई। इसका मतलब कि जो मैंने अभी वर्क डन किया इस वॉल को शिफ्ट करने में, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। तो यानी कि 2 कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट है वर्क डन के लिए, कि हम एक फोर्स जरूर अप्लाई करें। सेकेंड, जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें वो क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। When we applying a force on a object, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, which changes the state of rest or motion of the object, वो उसके स्टेट को चेंज करेगी। सपोज करो मेरा मार्कर यहाँ रखा हुआ था, अब मैंने फोर्स अप्लाई करके इस मार्कर को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कि पहला मेरा मार्कर यहाँ रखा हुआ था, अब मैंने शिफ्ट करके इस मार्कर को कहाँ रख दिया? बी पोजीशन पे, तो इसके स्टेट चेंज की, यानी कि मार्कर जो कि रेस्ट स्टेट पे था यहाँ पे, मैंने उस पर फोर्स भी अप्लाई कर दिया और इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी। सपोज करो ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, मैंने इसके मोशन वाले स्टेट को क्या कर दिया? रोक दिया, यानी कि इसने पोजीशन भी चेंज किया, फोर्स भी अप्लाई किया। और मैंने फोर्स कब अप्लाई किया? जब ये मार्कर मोशन पोजीशन पे था, तो मैंने उसे रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया। यानी कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी की स्टेट को, या वो रेस्ट पोजीशन पे या फिर मोशन पोजीशन पे हो, फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है? जब हमारे पास एक फोर्स होगा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं F से, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, जिसको हम किसे करेंगे? S से डिनोट करेंगे। तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, ये प्रोडक्ट है ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यानी कि F, एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का और
डिस्प्लेसमेंट का, बट इसमें कंडीशन है कि जो अप्लाइड फोर्स है ना उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो सपोज करो ये हमारा एक ब्लॉक है, मैंने कांस्टेंट फोर्स F इस पर अप्लाई किया और ये बाय द S डिस्टेंस ये ब्लॉक कहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, यानी कि पहले ये A पोजीशन पे था, अब ये कहाँ पे आ गया, B पोजीशन, यानी कि ये इसने इतना डिस्टेंस क्या करा अपना, यहाँ से यहाँ तक क्या करा, इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम यही तो बात कर रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू F/S। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ज़्यादा डीप के अंदर घुसना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में वर्क डन हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1 जूल। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल हमारी होती है SI यूनिट होती है वर्क डन की। यानी कि हम वर्क डन को किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, जूल के अंदर। यानी कि जब फोर्स हमारा जब 1 न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर होगा, फोर्स को हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, 1 मीटर। यानी कि 1 जूल कब होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जब फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन, एंड डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स भी हमारा 1 न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर होगा। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ, फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह क्या लिखा मैंने, 1 मीटर। तो वर्क क्या हो गया हमारा, 1 न्यूटन मीटर में कैलकुलेट कर लो वर्क डन को, या फिर 1 न्यूटन मीटर को किस में कैलकुलेट कर लो, हम 1 न्यूटन मीटर को हम किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल। यानी कि जो हमारे वर्क डन की यूनिट है, या तो उसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या फिर हम सिंपल उसको जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 जूल को भी अच्छे से समझ लिया कि जब हमारा फोर्स 1 न्यूटन और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर होगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 1 जूल। हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। हम कब कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, या फिर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, या फिर वर्क डन ही नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो वर्क डन हो रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं, अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक बेबी ने अपने टॉय कार को पुल किया है जो कि पैरेलल है किसके, ग्राउंड लेवल के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोर्स वो अप्लाई कर रही है, फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि S भी क्या है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन है। क्यों, क्योंकि W हमारा क्या होता है, F इंटू S। यानी कि फोर्स इस वाली कंडीशन में, पॉजिटिव वर्क डन में, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो F और S यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो -F इंटू -S, तब भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन में ये बोल रहा है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इफ़ F एंड S हैज़ द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो डायरेक्शन इस साइड में भी हो सकती है, इस साइड में भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये पॉजिटिव वर्क डन। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है अपना, 0, और F और S की क्या होनी चाहिए, हमारी सेम डायरेक्शन। इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स, यानी कि इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, उसकी
स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन होता है, वो एक्सेलरेट करता है, हमारे लिए तो अच्छा है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उससे पॉजिटिव वर्क डन करते हैं तो वो उसकी स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है, यानी कि एक्सेलरेट करता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव वर्क डन की। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर है, वो साइकिल चला रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रही है। अब मैंने पीछे से क्या किया है, उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा है, यानी कि वो साइकिल किस डायरेक्शन में चला रही थी, इस डायरेक्शन में, और मैंने फोर्स कहाँ अप्लाई किया, पीछे वाली डायरेक्शन में, और वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रही थी, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके मैंने उसको पीछे की तरफ खींचा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन में फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। एफ एंड एस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। वो एक कांस्टेंट फोर्स के साथ अपना डिस्प्लेसमेंट कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ के पीछे खींचा तो मैंने क्या किया, उसकी स्पीड को एक टाइम पीरियड के बाद क्या कर दिया, 0 पोजीशन पे ला दिया, ठीक है। तो इट विल डिक्रीज द स्पीड। जब भी एक अपोजिट फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर एक अपोजिट फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। यानी कि जब भी हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। तो हमारा W0 कब होगा, ये हमारा W0 कब होगा, यानी कि जब हमारा फोर्स 0, ठीक है, या फिर हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। कब ये 0 कब होगा, जब या तो हमारा S डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ लेकिन इसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, तो मतलब मेरा वर्क डन क्या हो गया, 0। मतलब साइंस क्या कहेगी कि आपने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। या फिर बॉडी डिस्प्लेस तो हो गई लेकिन हमने उस पर फोर्स नहीं अप्लाई किया, ठीक है, तो भी वर्क डन क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। एक थर्ड कंडीशन और है कि इफ F and S are at the right angle with each other, ठीक है। तो सपोज करो एक कूली है, उसने अपने लगेज अपने सर पे उठा रखा है, यहाँ पे ये अपना कूली है, इसने लगेज क्या कर रखा है, सर पे उठा रखा है, तो इसका जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और ये आगे की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यहाँ पे राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा ना, तो तब भी हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, 0। अब आप पूछोगे मैम जो कूली है, जो सामान उठा के सर पे रख के जा रहा है, उसने तो कुछ काम ही नहीं किया, तो पैसे किस बात के। वो हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि पैसे किस बात के हम देते हैं, क्योंकि वो सर पे उठा के आगे बढ़ रहा है। यानी कि साइंस क्या बोल रही है कि आपने तो कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, सामान आपने ऊपर उठाया है, अपना जो F लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ लग रहा है और दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का, तो वर्क डन 0 हो गया। लेकिन वो स्टेयरकेस तो क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे वो वर्क डन करेगा, इस बात के हम उसे पैसे देते हैं। तो होप सो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन क्या होता है। हम वर्क डन से रिलेटेड आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11.1 क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स है कितना, 5 न्यूटन, इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना शो कर रहा है, 2 मीटर। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क डन। तो इसका वर्क डन कितना होगा, तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लें। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है W = F × S। हमें ना गिवन लिखना होता है, गिवन लिखते ही हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। कैसे, जो डेटा हमें गिवन है हमने वहाँ पे लिख लिया। वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख लिया, क्या है, F × S। फोर्स, अब देखो फोर्स हमें गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन है, और हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, तो यहीं पे हमारा काम हो गया। सेकंड हमें क्या चेक करना है कि फोर्स को हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन, फोर्स न्यूटन में है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में, मीटर है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें। तो फोर्स क्या है हमारा, 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, 10 न्यूटन मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 10
जूल। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जूल भी लिख सकते हैं। तो आप जूल लिखोगे तो सही, क्योंकि फ्यूचर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वर्क डन को हमें किस में लेना पड़ेगा, जूल में। अब हम आपके बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्स हमारा कितना दे रखा है, 7 न्यूटन दे रखा है हमें, और डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ये, यानी कि एस शो कर रहा है ये हमें 8 मीटर का। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। तो हमें वही क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन में W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F या क्या है हमारा 7 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 मीटर। यूनिट्स भी सही है हमारी, न्यूटन में दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, मीटर में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, 7 8 जा कितने होते हैं, 56 जूल। इतना समझ में आ गया, इजी न्यूमेरिकल है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 11.2 की। 11.2 क्या बोल रहा है, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, ठीक है, कूली है 15 kg का लगेज वो उठाता है फ्रॉम द ग्राउंड पे, यानी कि ग्राउंड पे यहाँ पे 15 kg का एक सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है, लगेज हम सूटकेस ले लेते हैं, और उसने वो डिस्प्लेस किया है अबव द ग्राउंड से उसने इसका डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पे जो हमारा एस कितना है 1.5 मीटर, और ये हमारा क्या है, फोर्स है। एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ही पूछ रहा है ना हमारा, तो ये सबसे पहले हमने हमारा गिवन लिख लिया। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट तो F दे नहीं रखा, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा ना। तो फोर्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, MA। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, MA। MA कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो, हॉरिजेंटल हो, तब हम MA यूज करते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमारा ये F कितना होता है, mg होता है ना। तो एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है, g में। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फोर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू m। तो हम पहले फोर्स निकाल लें। फोर्स में m कितना है हमारा 15 kg, और ग्रेविटी g की वैल्यू क्या होती है हमारी 10 मीटर, s का -2। लिख लो यहाँ पे g की वैल्यू 10 m s -2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 150 kg फिर मीटर और s का -2, यानी कि हमारा फोर्स यहाँ पे कितना हो गया 150 न्यूटन लिख सकते हैं। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो W इक्वल टू फोर्स कितना निकला हमारा 150 न्यूटन। 150 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कर ले, 150 इंटू 15, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 15 को जब 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 225 यहाँ पे न्यूटन मीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 225 जूल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, हमारी एनर्जी, कि हम कितना काम कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर कम एनर्जी है तो मैं कम काम करूँगी। तो किसी भी चीज़ काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। जैसे सन हमारा क्या ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन बहुत सारी एनर्जी हमें देता है, ठीक है। वैसे जो लाइफ प्रोसेस है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम भी होती है और रिलीज भी होती है। न्यूक्लियर एटम में लार्ज हीट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में हमारी जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी क्या है हमारी एनर्जी है। एंड द टाइड्स, टाइड्स भी एनर्जी फॉर्म करती है। टाइड्स कौन सी एनर्जी फॉर्म करती है, टाइड एनर्जी। ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वही केस है कि साइंस इसको एनर्जी नहीं मानता। ये सारी की सारी एनर्जी है बायोलॉजिकल में, लेकिन साइंस इसको एनर्जी नहीं मानता। फिर साइंस किसको एनर्जी मानता है, साइंस मानता है जैसे फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, उसने विकेट को उड़ा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेज टू सर्टन हाइट, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रेज करा एक सर्टन हाइट तक। हमर फॉल्स ऑन अ नेल, हम किसी हमर को नेल के ऊपर मारते हैं, वो नेल क्या करता है उस सरफेस पे या जो हमारी वुड की सरफेस होती है उसके अंदर चला जाता है। बैलून चेंजेस इट्स शेप, हम
गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो जो बैलून होता है उसके इस शेप से वो इस शेप पे आ जाता है। तो मैंने इन चारों एग्जाम्पल में देखा कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जब फास्ट हुई बॉल जब विकेट के ऊपर आके गिरेगी, विकेट अपनी जगह को छोड़ देगा। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट को रेस करेंगे सर्टेन हाइट तक तो उसका जो पोजीशन था वो चेंज हो जाएगा। हम नेल के ऊपर मारेंगे तो नेल क्या चला जाएगा, नीचे सरफेस के अंदर चला जाएगा। और बैलून का चेंज यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो हमने क्या माना, उस वाले केस में उस एनर्जी को हमने कंसीडर किया कि हाँ एनर्जी यूज़ हो रही है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरा हमर है, ठीक है, हमने एक नेल पे इसको मारना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ये हमारी नेल है। जैसे ही मैंने हमर को एक एनर्जी के साथ नेल पे मारा तो ये नेल इस वाली पोजीशन पे आ गई, थोड़ा सरफेस के अंदर चले गई, फिर दोबारा स्ट्राइक किया, फिर थोड़ा सरफेस के अंदर चले गए, फिर दोबारा स्ट्राइक किया और ये फिर सरफेस के, और फोर्थ वन केस में ये नेल सरफेस के अंदर घुस गई। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि हमर के पास एक एनर्जी थी जो उसने किसको ट्रांसफ़र कर दी, नेल को ट्रांसफ़र कर दी। कैसे, ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो काम करता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, लूज करेगा अपनी एनर्जी को। और यहाँ पे अपनी एनर्जी को लूज कौन कर रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, जिस पे काम किया जा रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। अब इस वाले केस में हम देखते हैं कि जो हमर है इसने तो अपनी एनर्जी लूज कर दी और गेन किसने की, नेल ने, क्योंकि काम कौन कर रहा है, हमर, और किसके ऊपर काम किया जा रहा है वो है नेल। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होती है, कभी भी डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी। और इस वाले केस में कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो हमर से किस पर ट्रांसफ़र हो रही है, नेल में। अब हम बात करते हैं 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क, यानी कि 1 जूल एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है हमें 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, 1 जूल, और एनर्जी यहाँ पे कितनी चाहिए हमें, 1 जूल, यानी कि वर्क डन भी 1 जूल हो रहा है, एनर्जी भी 1 जूल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन ही क्या है, हमारी एनर्जी होती है। तो ये लिखा बहुत छोटा सा लग रहा है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूला में यूज़ होगा कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। जब कभी हमें बोलेंगे कि वर्क डन निकालो तो हमें एक्चुअली में निकालनी क्या है, एनर्जी। और इक्वल का मतलब है कि मेरे पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो काम मैं करूँगी ना। कम एनर्जी करने वाले वर्क डन कितना करेंगे, कम करेंगे, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो वर्क डन क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है। लेकिन हमें एनर्जी की एक डिफाइंड डेफिनेशन दी है कि जो एबिलिटी है हमारे काम करने की वो हमारी क्या है, एनर्जी। इतना समझ में आ गया। और लार्जर एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 kg। अब यहाँ पे किलो आ गया, किलो का मतलब क्या है, 1 kg किसके इक्वल है, 1000। जहाँ पे भी के आता है ना वो के किसके इक्वल होता है, 1000। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने देखे होंगे, कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये सारे क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, यानी कि एनर्जी हमें इन फॉर्म्स में मिलती है। और भी बहुत सारी एनर्जी आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी आपकी बुक में भी मिल जाएगी और नेट पे मिल जाएंगी। तो यानी एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है कौन सी एनर्जी का फॉर्म पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिलाकर जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई, ठीक है, एनर्जी, और के यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ई के से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना तो उस दौरान जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वो एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास कैरी कर रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ से चल रही हूँ तो चलने के दौरान मेरे अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। एक फॉलिंग कोकोनट, पेड़ से कोई कोकोनट नीचे गिरा है तो गिरते समय, ऊपर से नीचे गिरते समय वो मोशन में है, तो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वैसे स्पीडिंग की कार, एक कार चल रही है, क्या प्रोसेस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग स्टोन, एक स्टोन क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, एक पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, तो वो अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है ना, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उस समय वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इतना समझ में आ गया। और हमें ये पहले ही पता है कि एनर्जी क्या होती है, कुछ नहीं होता है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वही हमें क्या करना है, सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, v। उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि f, और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है s। तो आपको ये याद रखना है कि उसके पास एक्सेलरेशन है कितना, a। एक्सेलरेशन को अपन किससे डिनोट करते हैं, a से। उसकी जो u है, u क्या होती है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और v क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी। मोशन की हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें से इक्वेशन क्या थी, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारा वर्क डन। तो आपको बस ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हमारे वर्क डन के इक्वल होती है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, W इक्वल टू F इंटू S, यानी कि हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, S। तो F कैसे निकालेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, उस पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। जब ये कांस्टेंट फोर्स लगता है ना, तो ये F क्या होता है, हमारा ma होता है। जब भी फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है तो F क्या होता है, हमारा ma। m यहाँ पे क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमारा ma। जब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, तब ये F क्या होता है, हमारा mg। ये a किससे रिप्लेस होता है, हमारा ग्रेविटी g से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सरफेस, तो हमारा F यहाँ पे क्या होगा, ma। तो इस F की जगह मैं ma लिख दूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ma। वही अपना इंटू प्रोडक्ट का साइन। अब हमें चाहिए s कहाँ से निकालेंगे, हम s निकालेंगे मोशन की इक्वेशन से। यहाँ से अपना s निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as। s निकालना तो 2a कहाँ आ जाएगा, नीचे, v² माइनस u² अपॉन में 2a इक्वल टू s को मैं यहाँ पुट कर दूँ, v² माइनस u² अपॉन में 2a। अब हम देखेंगे, जब ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे होने पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u क्या होगा, हमारा 0, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे था, तो उस पे उसके पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो मैं यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ। तो ma इंटू v², इसकी जगह 0 हो जाएगा, अपॉन में 2a। तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 2 को यहाँ ले लूँ बाहर, 2m, a से a कट गया, mv², और वर्क डन हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि E के, इससे हमारा E के कितना निकल गया, हाफ mv², क्योंकि यहाँ पे ये जो u था, ये तो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, और इस a से ये a हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये m बचा और v बचा, हाफ mv² हमारा फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल 11.3 और 11.4। एग्जाम्पल 11.3 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, हमारे पास 15 kg है, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²
स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। हमारे पास गिवन क्या है, मास दे रखा है, हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास मास गिवन है। ठीक है भैया, हमारे पास मास गिवन है। फिर हम देखेंगे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने जो हमारे फॉर्मूला के अंदर जो डाटा हमें चाहिए था हमारे क्वेश्चन के अंदर है या नहीं वो हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना है कि इनके यूनिट्स भी सेम है। मास हम किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में। ठीक है, वेलोसिटी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो हमारी यूनिट भी सही है तो हम डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर ले हम। हाफ एम कितना है हमारा 15 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है यानी कि 4 मीटर पर सेकंड इंटू 4 मीटर पर सेकंड। एक बार यूनिट्स जरूर लिख लीजिएगा ताकि हमारे आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जा, तो मेरे पास क्या निकलेगा 15 इंटू 8 और 15 8 से हमारे पास क्या होता है 120 kg। ये m स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकेंड क्या हो जाएगा -2। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एनर्जी हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं 120 जूल। इतना समझ में आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 11.4। 11.4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। यानी कि हमें यहाँ पे 2 वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है थ्रू आउट एक ही वेलोसिटी थी। यहाँ पे क्या है इनिशियल उसकी ये है, फिर उसने चेंज करके अपनी फाइनल वेलोसिटी किस पे कर ली 60 किलोमीटर पर आवर पे। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1500 kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है। वो हमें पूछा है कि हमने कितना वर्क डन किया है इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी पे लाने के लिए, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेकिन आपको नोटिस यहाँ करना है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है E के इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ना तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है। लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला ना यूज़ करके कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास मास गिवन है, मास भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, यू इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो पहला काम तो हमारा हो गया। अब सेकंड काम क्या हमारा कि हमें यूनिट्स चेक करनी है। तो मास की यूनिट हम किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हम इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारी 30 किलोमीटर है। किलोमीटर हमारे क्या है बड़ी यूनिट है, इसको किस में हम चेंज करेंगे, मीटर में। तो यहाँ लिख दूँ किलोमीटर क्या है एक हमारी बड़ी यूनिट है और मीटर हमारी क्या है छोटी यूनिट है। तो इसके साथ जो नंबर आएगा न्यूमेरिकल आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब भी हमें बड़ा नंबर चाहिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर का है हमारा नीचे है, वैसे ही हम आर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें 360 से क्या करना पड़ेगा, इनटू। लेकिन ये आर नीचे है तो ये इनटू भी हम कहाँ करेंगे, इसको नीचे करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गई और पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आएगी 8.33 मीटर पर सेकंड। आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर मिलेगा तो अभी उसके अंदर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे, सेम कितनी है 60 इंटू वही किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे और नीचे वही आवर्स को सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, इस आवर्स को
सेकेंड के अंदर चेंज करेंगे, वही हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है 16.67 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला ये लेंगे हम, इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दूँ, हाफ m कितना है हमारा, m तो सही आया ना हमारा 15 kg, ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 16.67 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि इसका 8.33 का स्क्वायर। और जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आ रही है 156,375 जूल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर दो वेलोसिटी थी, इनिशियल फाइनल, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, और इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, इसलिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का वो यूज़ किया। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कभी भी SI यूनिट लगाना ना भूलें, इसके भी मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट होते हैं।